हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक जोरदार नई वीडियो में। यहाँ पर हम आपके लिए आज लेकर आ चुके हैं 28 नवंबर 2026 का नवोदय विद्यालय का जो पेपर होने वाला है। बिल्कुल इसी टाइप में आपका जो पेपर है वो नज़र आने वाला है। तो सबसे पहले मानसिक योग्यता प्लस पर्यावरण विज्ञान से आपसे कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 40 प्रश्न आएंगे, यानी कि 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ईवीएस के और प्लस मानसिक योग्यता के। गणित में आपसे 20 प्रश्न आएंगे। भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी में भी आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पूरा पेपर कितने नंबर का रहने वाला है? ये पूरा पेपर 100 नंबर का रहने वाला है। सबसे पहले आपको इस पेपर में आपको यहाँ पर रोल नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। और ये पूरा पेपर आपको जो सोल्व करने का समय मिलेगा वो कितना मिलने वाला है? 2 घंटे का आपका समय मिलने वाला है। सबसे पहले बिल्कुल इसी टाइप से आपका पेपर 28 नवंबर 2026 को नज़र आने वाला है। और ये रहा आपका न्यू सेक्शन यानी कि ईवीएस यानी कि पर्यावरण विज्ञान से बिल्कुल इसी टाइप से प्रश्न आएंगे। तो चीज़ें ध्यान देना कि पूरा पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अपने पास एक कॉपी और कलम आपको ले लेना है, तभी इस वीडियो को देखना है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊँगा जो अपनी कॉपी में नोट करना है, और जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँ वो भी अपनी कॉपी पर नोट करना है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको बहुत सारे मॉडल पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉन्च होने वाली है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि अपना रोल नंबर डाल लेना, अपना नाम यहाँ पर डाल लेना है और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पहला सेक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर भाग 1 सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आपको सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करना है। यहाँ पर हर सेक्शन के आपसे 1, 2, 3, 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फटाफट आपको पहले निर्देश को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। तो निर्देश में कहता है कि प्रश्न संख्या 1-4 में यानी कि बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका लुप्त भाग दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र में ABCD पर गौर करें। उत्तर चित्र का पता लगाएं और इसको बिना दिशा परिवर्तित के प्रश्न चित्र को पैटर्न को पूरा करने के लिए चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। OMR शीट कैसे भरना है इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आ चुकी है, वहां से आप देख सकते हैं कि आपको OMR शीट कैसे भरना है। आपको तैयारी करने से पहले आपको अपनी OMR शीट आपको कैसे भरना है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फटाफट हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो के सेक्शन में आपको क्या मिल जाएगी? वीडियो मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे OMR शीट वीडियो JNV के गुरुजी तो भी हमारी वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि आपको कौन कौन सी गलतियां OMR शीट भरते वक्त आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा इसका मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ये पैटर्न क्या होता है भाई? एक हम आकृति ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक आकृति बना ली। देखो इस तरीके से आकृति मैंने बना ली। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? इसको मैंने इतना ऐसे किया, इसको भी ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया। तो आप क्या बोलोगे भैया? जब इसको हम क्या कर देंगे, देखो इसको मैं यहाँ से ऐसे ऐसे कर दूंगा, फिर ऊपर ऐसे कर दूंगा, तो ये देखो कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो अभी देखो पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है। देखो ना, अब ये कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ तो ये वाला हुआ ना। देखो एक ऐसे बनाएंगे और हमारा ये पैटर्न जो है इसमें क्या हो जाएगा? फिट बैठेगा इस तरीके से। इसको ऐसे आपको फिल करना है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ? ये वाला जो भाग है, देखो ये वाला जो भाग है तो इसमें देखो बिल्कुल बैठ रहा है। ये वाला देखो ना, यहाँ पर ये वाला तो बैठ रहा है। तो यही आपका क्या हुआ? बोलोगे यही हमारा आंसर हुआ। तो इसी टाइप से आपको प्रश्न भी करना है। इसमें आपको देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। तो यहाँ पर देखो अच्छे तरीके से त्रिभुज दिया गया है, यानी कि 3 लाइनों वाला दिया गया। तो यहाँ पर देख लो भाई, एक त्रिभुज बनाया गया। देखो क्या बनाया गया? यहाँ पर एक त्रिभुज यानी कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन त्रिभुज दिया गया। उसके बाद क्या देगा? 1, 2, 3, 4 लाइनें दिया गया।
उसके बाद देखो यहाँ पर 2 लाइनें दिया गया, तो आप क्या समझे, यानी कि पहले 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, तो आगे में क्या आएंगे, आप बोलोगे यहाँ पर पहले तो देखो 2 था, 3 था, 4 था, तो यहाँ पर भाई जब 1 लाइन आएगी तब तो 1 2 3 4, देखो पैटर्न ये वाला बनना है, तो इस तरीके से आपको ये वाला पैटर्न, और देखो यहाँ पर ये आपकी आकृतियाँ बन गई, ये बन गई आकृतियाँ। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, आप बोलोगे ये वाला, जिस ऑप्शन में ये वाला है तो यही आपका क्या होगा, आप बोलोगे करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें तो ए वाला मैच कर रहा है, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये भी करना है, तो मैंने बताया ना यही वाला मैंने आपको बता दिया, देखो ये वाला, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। इसको मैंने इसको क्या किया, कंप्लीट किया, तो इसको भी कंप्लीट करोगे तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाले का, आप बोलोगे हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो आपके कितने करेक्ट आंसर हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे कि हमारे भाई 4 में से 4 करेक्ट हुए या 4 में से 3 ही करेक्ट हुए, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको कंप्लीट करना है। तो भाई देखो 1 2 3 है, तो नेक्स्ट में आएगा, तो पहले गलत निकालो। देखो आपको ये तरीका याद रखना, अपनी कॉपी में मतलब नोट करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक, नोट्स। पहला पॉइंट आपको नोट करना है, पहले तो आपको गलत निकालना है, क्या निकालना है, गलत आपको निकालना है, ठीक है। दूसरा नोट करना है कि ऑप्शन द्वारा चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऑप्शन द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन भी द्वारा आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन द्वारा भी चेक कर, तो सबसे पहले हमें गलत निकालना है, उसके बाद ऑप्शन द्वारा चेक करना है। अगर फिर उसके बाद हमें बनाकर देखना है, क्या देखना है, बनाकर, क्या देखना है, बनाकर हमें देखना है, चित्र को बनाकर देखना है। तो ये आपको 3 टिप्स याद रखनी है, पहले हमें ऑप्शन को गलत निकालना है, उसके बाद ऑप्शन द्वारा भी कर सकते हैं, उसके बाद तीसरा हमें बनाकर चित्र देखना है, स्वयं हमें बनाकर चित्र देखना है, ठीक है। अब इसको भाई ऑप्शन पहले गलत करो, पहला आजमाएंगे, पहले गलत निकालो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता होगा कि देखो 1 2 3, तो यहाँ पर भी तो गोला आएगा, तो इसमें गोला ब्लैक है नहीं, तो ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो त्रिभुज ब्लैक है, तो इसमें त्रिभुज कहीं पर ब्लैक है नहीं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन। जब आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों कट हो गए, तो आपका आंसर कौन आ गया, ऑटोमेटिक, तो बोलोगे सर हमारा ए वाला करेक्ट आ गया। ए वाले को जब हम उठाकर इसमें बैठा देंगे तो पूरी आकृति कंप्लीट हो जाएगी ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट वाला भाई जो चौथे नंबर वाला है भैया, जल्दी से सारे बच्चे इस आंसर का कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, साथ में अपना नाम आगे लिख देना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो मैं बताऊँगा किस बच्चे ने क्या गलती किया है, उसका नाम मैं लूँगा और उसको बहुत डांट भी पड़ेगी अगर उसने गलत दे दिया, तो ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, आपको इसको जल्दी से आप इससे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप को अच्छे तरीके से देखकर सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना, ए होगा या बी होगा। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, चलो ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दूसरा भाग मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको दूसरा भाग यहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरा भाग। तो देखिए दूसरा भाग यहाँ पर मिला, तो सबसे पहले आपको निर्देश ही पढ़ना है, ठीक है, निर्देश पढ़ लिया। तो भाई श्रेणीक्रम क्या होता है, यहाँ पर लिखा है श्रेणीक्रम। भाई आपको मैं श्रेणीक्रम को आज अच्छे तरीके से बता दूंगा। ये हर चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहले ऑप्शन गलत निकालना है, उसके बाद ऑप्शन द्वारा चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम चित्र को बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, ये श्रेणीक्रम क्या होता है भाई, श्रेणीक्रम क्या है भाई, श्रेणीक्रम, ठीक है भाई। श्रेणीक्रम को हम बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को यहाँ से समझने वाले हैं। श्रेणीक्रम मतलब 1 2 3, आपसे पूछे नेक्स्ट में क्या आएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से बताओगे भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या आएगा भाई, हमारा इसमें 4 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, यही तुम्हारा आंसर हुआ। और हम इसी तरीके से क्या बोलेंगे भैया, जब भी इसमें श्रेणीक्रम हमसे पूछेगा तो क्या होगा,
1 2 3 4 यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने एक कदम रखा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसी तरीके से आपको सीढ़ी कम वाला भी बिल्कुल बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। सीढ़ी कम की ट्रिक है 1 2 3 4। अब भैया आपसे कभी पूछ लेता है कि भैया आकृतियों में भी बता दीजिए कि भाई आकृतियों में सीढ़ी कम कैसे होता है। भाई कुछ भी नहीं करना है भाई। देखो यहाँ पर एक लाइन दिया, एक लाइन यहाँ पर दिया, दूसरे में 2 दिया होगा, तीसरे में 3 दिया होगा, चौथे में क्या आएगा भाई? चौथे में बता दीजिए, बताओ भाई क्या आएगा? तो 1 2 3 4। तो ये मान लो डी ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाई देखो ना सीढ़ी कम क्या मतलब बताया ना मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, लास्ट में 4 लाइन। तो आपका यही तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई देखो इसमें क्या हुआ, ठीक है। इसको क्या किया गया देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना। इसको ऐसे पलटा गया देखो। हाँ अब इसमें एक ऐड कर लेना आप। इसको हम इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको एक पहले बना लेंगे। देखो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया। 1 मिनट, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे से बनाया, ठीक है, बना लिया, ठीक है। तो इसको मैंने देखो ऐसे बनाया, देखो बिल्कुल ऐसे है, देखो हाँ बिल्कुल ठीक है। तब इसको क्या किया, बिल्कुल क्या क्या किया, इसको ऐसे पलटा, यानी कि इसको क्या किया गया, बिल्कुल ऐसे घुमाया गया। क्या घुमाया गया? बिल्कुल इस तरीके से घुमाया गया। तो कौन सा प्राप्त हुआ? ये वाला प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? उसके बाद बिल्कुल फिर इसको ऐसे घुमाया गया, तो ये वाला प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? अब इसको बिल्कुल ऐसे घुमा देंगे तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर मैच करेगा? तो बोलोगे इसमें तो सर हमारा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपसे कभी भी इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो आप बोलोगे सर हमारा इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? भैया देखो इसमें थोड़ा क्या है, ऑप्शन में थोड़ा गलती हुई है, मगर इसमें आपका ये वाला करेक्ट आंसर होगा। देखो भाई क्या हुआ, देखो शुरू से एक बात समझ लो। इसको ऐसे था, 1 मिनट, इसको कैसे था, 1 मिनट, हाँ ऐसे था। देखो ये वाला बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। अब क्या क्या बिल्कुल फिर ऐसे घुमाया गया, ये वाला प्राप्त हुआ, दूसरा वाला, फिर इसको ऐसे घुमाया गया। तो कौन प्राप्त हुआ? ये वाला। अब बिल्कुल किसको ऐसे घुमाओगे ना तो इसमें कोई आ ही नहीं रहा है। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आप कोई भी कर देंगे तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, मगर ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम डी ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो डी मानेंगे तो हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया भाई, देखो नेक्स्ट में देखो आपको ये चीज़ पता होगा। देखो क्या हुआ, 1 2 1 2 1 2 इसमें भी है, ठीक है। तो पहले गलत निकाल लो। देखो बिल्कुल वैसे ही बना था, बिल्कुल ऐसे बना, फिर थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा और, ठीक है भाई। क्या हुआ, ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर वैसा ही। तो ऑप्शन डी वाला गलत होगा कि नहीं हुआ? भाई 2 अंदर थे, 2 इसमें भी अंदर हैं, 2 इसमें भी अंदर हैं, तो आपका डी वाला करेक्ट गलत हुआ, ठीक है, गलत हुआ। अब ये देखो लाइन द्वारा है, ये भी लाइन द्वारा, ये भी, तो आपका इसमें सी वाला भी गलत हो जाएगा। आप बोलोगे इसमें हमारा बी वाला का करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देखो इसमें क्या बात, थोड़ा इसमें ऑप्शन वही गलत, थोड़ा इसको ऐसे किया, ऐसे किया, इसमें आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे क्यों? इसमें भी थोड़ा क्या किया गया है, इसमें घुमाया गया है। देखो बिल्कुल इसको ऐसे घुमाकर क्या किया गया है, इसको ऐसे घुमाकर इसमें ऐसे बनाया गया। तो अब इसको ऐसे घुमाकर, देखो ऐसे घुमाकर बिल्कुल त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें भी एक त्रिभुज बनाकर दूसरा त्रिभुज डाल दिया गया। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? आप बोलोगे बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट वाला बहुत ही सरल है, सभी बच्चे क्या करेंगे इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। 11 22 33, नेक्स्ट में क्या आएगा समझ रहे हो ना? 11 2 22, 11 33, 11 चौकू, समझ रहे हो आप? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट में क्या हुआ, इसको वही जो आपने पहले में किया था वही आप इसमें भी करेंगे। इसको क्या किया, इसको ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाकर ऐसे किया, फिर इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे देखो कहाँ पर मैच कर रहा है, हाँ ये देखो। आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन? आप बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका कौन सा, भाग नंबर 3, ज्यामिति वाले। देखो ना इसमें लिखा है, दर्शाया गया ज्यामिति वाले। भाई ज्यामिति क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। एक कोई हम चित्र से बना देते हैं, कटआउट बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर
एक तरीका ऐसे बता दिया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे, फिर क्या किया, इसमें ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे ऐसे कट किया, तो ये पूरा है। तो भाई इसको हमें पूरा करना है, तो भाई पूरा करना सिंपली इसको ऐसे कर दो, ये पूरा कर दो, ऐसे कर दो पूरा, ये वाला पूरा हुआ। जो ये वाला भाग हमारा बचा, ये वाला जो भाग हमारा बचा, ये वाला, तो यही हमारा आंसर हुआ। कुछ समझे आप? जैसे हमने एक पेन लिया, अगर हम इसको पेन से चुकले, जैसे एक कंप्लीट हमारी पेन की बॉडी है, तो अगर हम जैसे इसको में पूरा करना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही तो करेंगे, बंद कर देंगे, इस तरीके से बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो वही इसमें है कि आकृति को, डिब्बों को हमें बंद करना है। तो इसमें आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपको इस आकृति को यहाँ से पेंसिल से इस तरीके से आपको बंद कर देना है। ठीक है, बंद कर दोगे वही आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप पहले गलत निकाल लो। भाई गलत कैसे निकालोगे, तो भाई देखो ये ऐसे गया तो ऊपर इस तरीके से जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर छोटा बना, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें नहीं बनना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। आपका करेक्ट ऑप्शन डी वाला। अगर हम डी वाले को इसमें अच्छे तरीके से फिट करेंगे तो पूरी आकृति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से आपको 10वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही सरल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम पार्ट करेंगे ईवीएस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, इसको वही मैंने बताया कि आपको क्या कर देना है, इस तरीके से आपको पेंसिल से बना देना है। ठीक है, देखो इस आकृति को इस तरीके से आपको पेंसिल से बना देना है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आकृति पता चल जाएगी। तो भाई ये तो होगा नहीं, इतना बड़ा है भाई, देखो यहाँ से इसको ऐसे कंप्लीट करना है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये पार्ट इसमें थोड़ी अंतर चला जाएगा, तो ये भी देखो ना, यहाँ पर ए ऑप्शन, बी, सी, ये तीनों गलत हो गए। ऑटोमेटिक कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, आप बोलोगे डी वाला हो गया आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से पहले तो अब मैंने आपको रूल बताया ना, तो पहले आपको गलत निकालना है, उसके बाद ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद हमें बनाकर देखना है, हमें यानी कि पूरी संतुष्टि हो जानी चाहिए कि क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं। तो ये 3 तरीके आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन को गलत निकालना है, फिर बनाकर हमें चेक कर लेना है। ठीक है, अब जल्दी से आपको इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब भाई ये क्या होता है, मिरर वाला। इसमें क्या है, किसी मतलब दर्पण को एक्स वाई में देखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब वाले हैं भाई प्रश्न। इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक आसान ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर कोई भी आकृति लोगे, भाई दर्पण का क्या मतलब होता है, भाई दर्पण का क्या मतलब होता है, भाई आप लोग आपके घर में कोई दर्पण होगा ना, अरे दर्पण छोड़ो, आपको देसी भाषा में शीशा पता होगा ना, जिसमें अपना चेहरा देखते हो, भाई स्कूल के रेडी होते हो ना, पहले देखते हैं कि हमारी बाल किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे, तो वो दर्पण होता है। दर्पण को हम दर्शाने के लिए बिल्कुल सीधी लाइन खींचते हैं, देखो इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे, तो ये क्या है, ये हमारा दर्पण है। भाई दर्पण में अगर कोई भी आकृति क्या होता है, जैसे यहाँ पर आकृति ये वाला बना दिया मैंने, इसको ऐसे ब्लैक कर दिया, इसको यहाँ पर ब्लैक कर दिया, और भाई तुमसे कोई पूछे भाई बता दो इसको दर्पण में देखोगे तो किस तरीके से हमें पता चलेगा, तो कुछ भी नहीं करना है, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, वो याद रखना है जो पास की चीज़ें हैं, पास बराबर पास, ये आपको सूत्र याद रखना है, पास बराबर पास और दूर बराबर दूर। ठीक है, दूर बराबर दूर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में देना है। ये चीज़ आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले जो चैप्टर है ना, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कॉपी में जरूर नोट कर लेना इसे। जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसकी शॉर्ट ट्रिक है पास पास दूर दूर, इसका तात्पर्य मैं आपको आप अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखो ये शीशा लगा, शीशा के जो पास है भाई, पास है तो इसको भाई पास पहले ऐसे ही आएगा ना, 4 लाइनों वाला आ जाएगा। अब जो पास में बना हुआ है भाई, ये देखो पास में, शीशा के जो पास में ये वाला है ना, तो ये पार्ट को हम बना देंगे, ये ब्लैक किया गया तो इसको ब्लैक कर देंगे हम, इस तरीके से कर दिया। तो भाई देखो ना, दर्पण में हम अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमारा कौन सा, यही वाला आंसर मैच करेगा। अब अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर एक शीशा रखेंगे इस तरीके से, शीशे में बिल्कुल यही वाला आपको नज़र आ जाएगा, तो बिल्कुल यही इसमें भी होगा। जो पास की चीज़ें हैं वो पास में होंगी, दूर की चीज़ें दूर में होंगी। फिर आपको एक तरीका याद रखना है, ऑप्शन को गलत निकालना है।
ठीक है, आपने दर्पण प्रतिबिंब का अच्छे तरीके से आपने चैप्टर को समझ लिया। ठीक है, यहाँ से भाई 4 प्रश्न आएंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना है, 4 प्रश्न आएंगे यहाँ से हर चैप्टर से, यानी कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर हर से जो मानसिक योग्यता है वो वहाँ पर 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको आपको शीशे में देखना है। भाई देखो इसको कैसे आएगा, तो भाई ये सफ़ेद वाला जो वाइट वाला ये तो पास में आएगा, देखो शीशे के पास में यही है, तो इसमें ब्लैक, ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। भाई इसकी डायरेक्शन ही चेंज है, क्योंकि हमें देखो ऐसे अगर होता है तो शीशे में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे पलट जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो पास में है, देखो मिरर के पास में ये वाला है, तो इसमें तो ये त्रिभुज वाला गलत हो जाएगा, ये वाला मैच कर रहा है, ये तो नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भाई मिरर के पास में तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है। ठीक है, आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत ईजी आएगा आपके पेपर में, आपने सोचा भी नहीं होगा कितना हमारा ईजी पेपर आने वाला है। उसके बाद 0, भाई हम किसी भी संख्या अंक को देखते हैं वो कैसे आएगा, भाई 0 ऐसे पलटोगे बिल्कुल 0 तो वैसे ही बन जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आप बोलोगे भैया ये इसमें ए वाला भी नज़र आ रहा है, भाई ए वाला ओ बना हुआ है, भाई 0 कैसे बनता है, भाई 0 बिल्कुल ऐसे थोड़ी बनता है, 0 गोला थोड़ी बनता है, 0 तो ऐसे बनता है, थोड़ा ऐसे बनता है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, अगर आप ये करेक्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। ये हमारा शून्य बना हुआ है, ये ओ बना हुआ है, चीज़ें ध्यान रखना। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट 5वां भाग, उसके बाद हमारा ईवीएस सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आपका बेहतरीन सब्जेक्ट। इसको इसमें क्या है भाई, छिपी आकृति को निकालना है, कि छिपा सम्मिलित आकृति। भैया ये क्या होता है, भाई हमने कोई भी आकृति यहाँ पर बनाई है, जैसे इस तरीके से मैंने कोई भी एक आकृति यहाँ बनाई है, तो आपको इसमें ढूंढना है किस तरीके से किस में क्या आकृति बनाई गई है। तो भाई इसमें देखो ये तो मिल रहा है, भाई मैच कर रहा है ये वाला, तो वही है, इसमें आपको बताना है कि छिपी आकृति क्या होती है। तो छिपी आकृति देखो ये वाला यहाँ पर छुपा हुआ है, देखो ना तीर, ये वाला, ये बिल्कुल इसी तरीके से। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये वाला कहाँ छुपा हुआ है, इसमें ऊपर वाले में देखो ना यहाँ पर छुपा हुआ, तो ये किस में छुपा हुआ, आप बोलोगे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये किस में छुपा हुआ, आप बोलोगे हमारा ए ऑप्शन। देखो ना ये बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाता है आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण परीक्षण। ठीक है, सबसे पहले निर्देश पढ़ लोगे, इसमें वही दिया गया है। अब यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक अनुच्छेद पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, अनुच्छेद पूछा जाएगा। उसके भी आपसे 5 प्रश्न होंगे। क्या होंगे, 5 प्रश्न होंगे। टोटल कितने मार्क्स का रहने वाला है, आप बोलोगे ये 25 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो भैया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसके आंसर्स, ध्यान देना। मैं ये प्रश्न सारे आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। सबसे पहला प्रश्न, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पहला श्वसन, दूसरा वाष्पीकरण, और यानी कि सी प्रकाश संश्लेषण, और डी हमारा पाचन। तो प्रश्न क्या बोलता है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन पौधे बनाते हैं। आपने पिछली कक्षा में सीखा होगा कि क्या होता है प्रकाश, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रकाश के द्वारा, आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है। तो भाई केवल प्रकाश का सूर्य, केवल मिट्टी, केवल खाद नहीं, आपको सभी आवश्यकता पड़ेगी। पानी, वायु, उचित तापमान, यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये सारे इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि आपको अपनी कॉपी में सारे आपको नोट्स बनाना है। अच्छे अच्छे तरीके से आपको ये क्या करना है, अपनी कॉपियों पर लिखना है। उसके बाद पेड़ों से हमें क्या भाई मिलता है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है भाई, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, वो हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, आपका इसमें कौन सा ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद
भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? जल्द से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपने सीखा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें 3 रंग होते हैं। रंग भी आपको याद रखना है, केसरिया होता है, सफ़ेद होता है, और कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। अगर आपको याद होगा तो जल्दी से तीनों रंगों का नाम बताओ और टोटल कितने रंग होते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, भारत में यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? बोलोगे 3 रंगों का होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है भाई? आपके गाँव में कोई प्रमुख कौन होगा भाई? वहाँ का प्रधान होता है, यानी कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? बोलोगे ग्राम प्रधान। ठीक है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? कौन है भाई? लकड़ी। भाई लकड़ी में बिजली थोड़ी जाती है, पाइप में भी नहीं जाती है, केबल भी नहीं जाती है। तो तांबा, क्योंकि तांबे में बिजली का अच्छा चालक माना जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चुंबक किसे आकर्षित करता है? भाई आपने खिलौना तो खेला होगा, चुंबक जिसे हम चिपकाते हैं। तो भाई कौन कौन सी चीज़ें उसमें चिपक जाती हैं? तो बहुत ही इसी तरीके से आपका जो ईवीएस पैटर्न है इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत सरल तरीके से। अगर आपने निरंतर मेहनत की, प्रैक्टिस की, तो आप नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है ना उसमें आप सफल हो सकते हैं। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई चुंबक किसे आकर्षित करता है? ठीक है, आकर्षित करता है मतलब कागज भाई चुंबक में चिपक जाता है क्या? नहीं। प्लास्टिक चिपक जाती है? नहीं। डी ऑप्शन भाई लकड़ी थोड़ी चिपक जाती है भाई चुंबक में, आपने कभी चिपकाया होगा। जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, जो लोहा होता है वो चुंबक में चिपकता है। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आप बोलोगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 28वां नंबर। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि पानी के यानी कि पीने के पानी को शुद्ध करने का सरल तरीका कौन सा है? भाई बताओ। भाई अगर हम पानी को पिएंगे तो उसमें उसको अगर शुद्ध करना है तो कौन सा सरल तरीका है? पानी को उबालना। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सांस लेने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? भाई बताओ जल्दी से। गुर्दा, पेट, फेफड़े या यकृत? यानी कि आपको पता है जो हम फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? भाई बताओ। भाई जो भोजन का पाचन है, पहले तो हम खाते तो मुंह से हैं, मगर उसका असली में मुख्यतः जो रूप से पाचन होता है वो पेट में होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कपड़े धूल में यानी कि धूप में जल्दी सूख क्यों जाते हैं? भाई यानी कि भाई अगर हम कपड़े डालेंगे धूप में वो क्यों सूख जाते हैं? वो वाष्पीकरण के जरिए, क्योंकि पानी सूखता है, सूखने के बाद वो क्या चला जाता है? वायु में यानी कि आसमान में वो चला जाता है। हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में रक्त को कौन पंप करता है? भाई अगर रक्त होता है उसे संचार या कुछ भी करता है वो हृदय करता है। ठीक है, जो अगर शरीर में रक्त को कौन पंप करता है अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका ए ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन होगा, हृदय। उसके बाद गंगा भारत की सबसे डैश नदी है? भाई बताओ गंगा भारत की कैसी नदी है? छोटी नदी है या लंबी नदी है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस आंसर का जल्दी बताओ। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर बी होगा, यानी कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी मानी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपसे इसी टाइप से कुछ और प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जो ऊन होती है वो किस जानवर से हमें प्राप्त होती है? बोलोगे डी ऑप्शन, यानी कि भेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन। बिहार की राजधानी क्या है? भाई जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। बिहार की राजधानी पटना, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये आपके 15 प्रश्न कंप्लीट हुए। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक अनुच्छेद भी पूछा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद में 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप सभी को पता है। को अनुच्छेद को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बाद में ही आप इन सारे प्रश्नों के आंसर जो हैं वो दे पाएंगे। सबसे पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है।
नदियाँ प्राकृतिक का अमूल्य उपहार हैं। नदियाँ एक प्राकृतिक जलधारा है, ठीक है। जो नदियाँ भाई होती हैं वो किसी मनुष्य द्वारा थोड़ी उत्पन्न की जाती है कि वहाँ पर हमने जल भर दिया तो नदियाँ हो गई, नहीं। ये जो नदियाँ हमारी होती हैं वो क्या है, प्राकृतिक से आती हैं, यानी कि प्राकृतिक जलधारा है जो सामान्यतः पर्वतों, हिमनदों या झरनों से निकलती हैं और बहते हुए अंत में कहाँ जाती हैं, समुद्र या झील या किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। नदी के निकलने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, तथा जहाँ वह समुद्र या झील में मिलती है तो उसे हम मुहाना कहते हैं, ठीक है। और दो नदियों के मिलने के स्थान को हम संगम कहते हैं, यानी कि संगम कहा जाता है। और भारत की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसे पवित्र नदी माना जाता है। नदियाँ हमें पीने का जल, सिंचाई के लिए पानी, जल विद्युत, मत्स्य पालन और जल परिवहन जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान करती हैं। नदियाँ के किनारे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो खेत के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। अनेक नगर और सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। यदि नदियों में कचरा, प्लास्टिक, रसायन और गंदा पानी डाला जाए तो वे प्रदूषित हो जाती है, जिससे मनुष्य, पशु पक्षी और जलीय जीवों का जो जीवन होता है वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हमें नदियों को स्वच्छ रखना, जल का संरक्षण करना और प्रदूषण को रोकना चाहिए। नदियाँ जीवन का आधार हैं, इसीलिए उनका संरक्षण जो है प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। तो आपने कुछ सीखा भाई, जो नदियाँ होती हैं वो क्या है, प्राकृतिक उपहार हैं, ठीक है। तो भैया ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने अनुच्छेद को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे करना है ये बताता हूँ। नदी के निकलने के स्थान को कहा जाता है। तो प्रश्न में आपको यहाँ पर लिखा होगा, नदी के निकलने को स्थान को क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। संरक्षण प्रत्येक नागरिक का देश है, तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है नागरिक का कर्तव्य है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नदी एक देश जलधारा है, तो भाई नदी एक प्रत्येक क्या है, नदी एक प्राकृतिक जलधारा है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन यानी कि प्राकृतिक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नदियों के किनारे मिट्टी पाई जाती है जो खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है, बालू या काली मिट्टी या जलोढ़। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आपने सीखा था जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, बहुत ही अत्यंत उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रदूषण रोकना का विलोम शब्द होता है, भाई विलोम शब्द का मतलब उल्टा, ठीक है। तो प्रदूषण रोकना यानी कि प्रदूषण करना, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका मानसिक योग्यता यानी कि ईवीएस का सेक्शन था वो समाप्त होता है। यहाँ पर अब आपसे गणित के प्रश्न बिल्कुल इसी टाइप से पूछे जाने वाले हैं, तो अपनी कॉपी पेन आप तैयार रखना है। जैसे ही मैं आप सोल्व करूं, वीडियो को रोककर आपको पहले सोल्व कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जल्द से अपनी कॉपी पेन को निकाल लो। पहला प्रश्न बोलता है कि यदि हम 1 से 20 तक की संख्याएं लिखते हैं तो प्राप्त अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है तो ये क्या होती हैं, क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो भाई सबसे पहले समझ लो कि हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है अभाज्य संख्या। जो हमारे अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, जो किसी के पहाड़े में ना आए, यानी कि जो किसी से विभाजित ना हो, जो किसी से विभाजित ना हो, क्या हो विभाजित ना हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती हैं। जैसे हमारी हो गई एक नहीं, हमारी 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 8, 9, 10, 11 हो गई, 13 हो गई, 14, 17 हो गई। ये क्या है, ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या के यानी कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, अभाज्य के गुणनखंड
कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 2 होते हैं। यानी कि 2 कौन कौन से होते हैं, पहला तो 1 होगा और फिर स्वयं संख्या होगी। जैसे हमने 5 लिया तो 5 के गुणनखंड 1 से भी भाग जा रहा है और स्वयं 5 से जाएगा, तो हमारे कितने गुणनखंड हुए, आप बोलोगे 2 गुणनखंड हुए। ये आपको कॉपी में आभाज्य संख्या के लिए नोट्स आपको बना लेना है कि आभाज्य संख्याएं जो हमारी होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, और आभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 होते हैं, पहला 1 होता है, उसके बाद जो स्वयं संख्या होती है वो होती है। ठीक है, आप प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न क्या बोलता है। भाई 1 से क्या कहता है, क्या लिखना है, 20 तक संख्याएं लिखते हैं तो प्राप्त आभाज्य संख्याएं, तो भाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो पहली तो हमारी भाई 2 है। ठीक है, उसके बाद 3 है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती, ये भी किसी के पहाड़े में नहीं, 7 भी किसी के पहाड़े में नहीं, और 11 भी किसी के पहाड़े में, 13 भी नहीं आता है, और हमारा 17 भी नहीं, और 19 भी नहीं। टोटल कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी हम 1 से और 20 तक संख्याएं को लिखते हैं तो हमें जो प्राप्त अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होंगी, तो अभाज्य जो संख्या होगी वो हमारी वो 20 आएगी। यानी कि 20 संख्याएं, यानी कि सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अभाज्य संख्याएं हमें प्राप्त होंगी जब भी हम 1 से 20 तक संख्याएं लिखते हैं। तो यही आपका क्या हुआ, आप बोलोगे यही हमारा आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 2 3 से बनी है का योग। तो सबसे पहले सरल तरीका बता देता हूँ कि योग क्या मतलब होता है। योग का मतलब होता है प्लस। तो भाई 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन कौन से अंक दिए गए हैं, 2 और 3 दिया गया है। तो जब इसमें बड़ा अंक कौन सा है, आप बोलोगे इसमें जो हमारा बड़ा अंक है वो आपका 3 है। ठीक है, उसके बाद छोटा 3 है, ये क्या है, बड़ी संख्या हमें मिली। उसके बाद छोटा अंक कौन है, 2, उसके बाद 3, तो ये कौन सी मिली, छोटी मिली, छोटी संख्या मिल गई। योग का क्या मतलब होता है, योग का प्लस मतलब होता है, इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पर 2 3 5 हो जाएगा, और 3 2 कितना होगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला इज द राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। समान भिन्न कहलाता है। भाई भिन्न क्या होता है, भाई भिन्न क्या मतलब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर 4/1 मिनट कितना, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 4/3, तो ये क्या है, ये तो एक भिन्न है भाई, ये तो एक क्या है, भिन्न है। इसको क्या है, ये तो हमारा एक भिन्न है भाई, मान लो भिन्न है ये चीज़। तो ये भिन्न, अगर 2 भिन्न मान लेते हैं, जैसे वहाँ पर 5/3, ये इसका होता है हर, ये आपको पता होगा, इसका ये होता है अंश, ये हर और ये क्या होता है अंश, ये आपको पता है। तो इसमें आप बोलोगे, ये अगर तुम पूछे ये 2 भिन्न क्या है, समान भिन्न है क्या, भाई हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो हर है बिल्कुल समान है, तो ये क्या होंगे, ये हर समान हो, हर अगर समान है भाई, क्या है, हर अगर समान होगा तो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे समान भिन्न। क्या कहलाएंगे, समान भिन्न कहलाएंगे। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिनके हर समान हो। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलता है, यदि 43 92 भाग कितना 3.66 बराबर कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है। उसके बाद क्या कहता है कि तो 439.2 भाग 336.6, इसको अगर अब यहाँ से भाग निकालेंगे तो यहाँ से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो ऊपर 1 जीरो जाएगा, नीचे से 1 जीरो आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, आप बोलोगे 12 इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो बोलोगे बी वाला हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर प्रश्न बोलता है कि क्या बोलता है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर व चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, इसका क्या बोलता है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में पूछता है। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणे a होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, चौड़ाई होता है। उसके बाद क्या बोलता है, 4 गुणे a, 2 लंबाई कितनी दे रखी है बोलोगे 17 और चौड़ाई कितनी दे रखी बोलोगे यहाँ पर 11। अब 4 गुणे a बराबर 2, अब ब्रैकेट को पहले जोड़ना होता है। तो भाई 17 और 11 कितना हुआ बोलोगे 7, 8 हुआ, 2 हुआ, ठीक है 28 हुआ। तो यहाँ पर जब भी ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, तो 28। 4 गुणे a बराबर 28 दूना कितना होता है 56। तो a ये हमारा जो गुणा में होगा, ये 56 के यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 चौकू 16। तो हमारा जो a आया यहाँ पर 14 आया, और a का मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। तो यहाँ पर आपको ये सूत्र याद रखना है कि जब भी हमसे पूछता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि भुजा का अगर हम स्क्वायर कर देंगे हमें ये पता चलेगा। फिर वर्ग का परिमाप, ये चीज़ें आपको नोट करना है कॉपी में। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे a। उसके बाद आयत का परिमाप, आयत का जो हमारा परिमाप होता है बेटा वो क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल, जब भी पूछे आपसे आयत का क्षेत्रफल बता दो, तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल ये होता है। ये चीज़ें आपको नोट करना है, ये चीज़ें आपकी कॉपी में, ये आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो 14 आ गया। आप कहता है वर्ग का क्षेत्रफल बता दो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी कि हमारा a का मान कितना है 14, 14 का कर दोगे स्क्वायर, 14 का कितना होगा स्क्वायर, आप बोलोगे हमारा हो जाएगा 196। भाई ये स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का भाई मतलब होता है, आपको इतना कोई डीप में नहीं पढ़ाने वाला है भाई। अगर कोई भी अंक पर ए से छोटा सा ऊपर 2 लिखा होगा तो इसका मतलब होता है कि 14 को 2 बार गुणा किया गया है। ठीक है, तो जब 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 196 आएगा। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए वाला करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद शिवांश ने एक वस्तु 1.2 में खरीदी और उसे 7.2 में बेच दिया, तो लाभ बताओ। भाई 1.2 में क्या किया, खरीदा और 7.2 में बेचा, तो लाभ भाई कैसे प्राप्त, खरीदे से इसमें बेचा इसमें। तो लाभ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपको इसमें से घटा देना है। तो इसमें खरीदा, तो ये क्या हुआ, खरीदा वाला क्या होता है क्रय मूल्य, और बेचा वाले को कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। अब क्या करोगे, 7.2 और 1.2 को जब घटाओगे तो 2 से 0 आएगा, और 7 में से जब 1 आएगा तो 6 बचेगा, तो 6.0 आंसर आपका हो जाएगा। तो आप बोलोगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 250 के अभाज्य गुणनखंड हैं, क्या 250 के अभाज्य गुणनखंड। भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड नोट करना कॉपी में। अभाज्य गुणनखंड जैसे हम निकालेंगे 250 का, सबसे पहले इनको आपको लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। जैसे लासा निकालोगे सबसे पहले 2 से काटना है। 2 से कट रहा है क्या, ये कैसे जानोगे भाई, 2 का भाजता का नियम कहता है अगर किसी भी इकाई अंक, क्या बोलता है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो पूरी संख्या क्या कटेगी, 2 से कटेगी। इसका इकाई अंक तो भाई 0 है तो 2 से कटेगी, तो 2 एकम 2, 2 दूना कितना होगा 4 बचा 1, तो 5 10, ये कट गया 2 से। अब ये 5 से कट रहा है तो कितना, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बचा 2 पचम 25, ये
पचम 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो गुणनखंड मिले हमके 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये जो हमारे यहाँ पर मिले ये क्या मिले, अभाज्य गुणनखंड। इसमें देखो कोई भी क्या दूसरी संख्या है भाई, अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इसे बोलेंगे यही हमारे क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे, तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर मैच करेगा, तो ए वाला आपका मैच कर रहा है। देखो ना 3 बार 5 है और 1 बार 2 है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 सही क्या बोलता है, 31 सही, 31 सही 8/8 का क्या निकालना है, दशमलव समतुल्य निकालना है। तो भाई आपको इस तरीका आपको बताता हूँ। तो पहले आपको 8 को यानी कि इसको ऊपर वाले से भाग देना है, भाग दोगे कितना आएगा 8, 8 एकम 8, तो 0 आया, तो 1 आया। अब 1 यानी कि 31.0 में यहाँ 1 आपको क्या कर देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो भाई जोड़ोगे तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बोलोगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक मशीन 1 मिनट में 20 बुक छापती है, तो 1 घंटे में कितनी छापेगी, कितनी छापेगी, तो पहले समझो 1 मिनट, 1 मिनट प्रश्न क्या बोलता है भाई, कहता है कि 1 मिनट क्या बोलता है कि जो हमारा बुक छापता है वो 1 मिनट में कितना छापता है, आप बोलोगे 20 बुक छापता है। क्या छापता है, 20 बुक। उसके बाद कहता है कि 1 घंटे में कितनी बुक छापेगा, तो भाई 1 घंटे 1 मिनट, तो भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लो 60 मिनट में कितनी बुक छापेगा। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, इसको करने से पहले जैसे हम 1 बिस्कुट है आपका 5 रुपये का, तो 2 बिस्कुट कितने को मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे 2 गुणे 5 करते हैं ना, तब बोलोगे 10 का मिलेगा। इसी तरह कोई पूछता है कि 3 बिस्कुट कितने मिलेंगे, तो 1 बिस्कुट 5 रुपये का, तो कितने खरीदे 3, तो 5 दें 15, भाई 15 रुपये के मिलेंगे। तो ये तरीका याद रखना है, जब 1 का पता होता है तो हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में 20, तो 60 का निकालना है, 60 मिनट हो गया। मगर ये मिनट घंटे, तो इसको सभी को क्या करना पड़ेगा, मिनट में लाना पड़ेगा। तो 1 मिनट तो है ही, तो अब 1 घंटे को मिनट में बदला तो 60 मिनट आ गए। तो क्या होगा, 20 से गुणा जब कर दोगे 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 2 0 लग जाएगा, तो 1200 बुक छापेगा। तो आपका इसमें कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 पेन की कीमत 10 रुपया है, तो 10 पेन की कीमत क्या होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको इसको आंसर बताना है। 50वें प्रश्न बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि जब 1 पेन की कीमत 10 रुपया है तो 10 पेन की कीमत क्या होगी। अगर आपने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा तो ये तो बहुत सरल है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद आपका आ जाता है ये इधर, 1 तीर कितना डिग्री दर्शाता है। भाई 1 तीर, भाई ये तीर ऐसे ले लिया, तुमसे कोई पूछे ये कितना डिग्री है, भाई कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री होता है, बोलोगे 180 डिग्री होता है। और हम इसे क्या बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। तो बोलोगे कितने डिग्री का होता है, बोलोगे 180 डिग्री का होता है भाई। अब निम्नलिखित को सरल करने पर आता है, तो सबसे पहले इसको हमें जोड़ना होगा। कितना दिया है, 6.82, 6.80, 6.85। पहले हमको प्लस करना है, माइनस तो बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो 5 7 कितना होता है, 5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ। 8 3 कितना हुआ, 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 6 छत्तियाँ 18, 18 19 20 कितना हुआ 20। पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दो। अब माइनस कितना करना है, आप बोलोगे 6.00, इसको आपको माइनस करना है। माइनस कर दो, 7 आएगा, 4 आएगा,
पॉइंट 10 में से जब 6 गए तो कितना 4 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 1, 14.47 इज द राइट ऑप्शन होगा। आपका बी वाला इज द राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। उसके बाद 6/2 गुणे 6/2 गुणे 6/2 गुणे कितना होगा भाई, जल्दी से बता दो भाई। 6/2 गुणे 6/2 गुणे 6/2 गुणे, अब देखो क्या कट रहा है भाई, कटा है 2 कम 2 3 दूना 6, 2 कम 2 3 दूना 6, 2 कम 2 3 दूना 6, तो कितना बचा 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा, 3 3 9 9 3 कितना आएगा 27 इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक सरल कोण बराबर होता है भाई, सरल कोण मैंने आपको अभी बताया कितना होता है, आप बोलोगे हमारा 180 डिग्री का सरल कोण होता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, तो योग 6+ वाला सिस्टम है, तो 90 90 कितना होता है 180 डिग्री, तो आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेहा ने 100 रुपये का 1 किलोग्राम से मतलब लिया, तो बताओ 1 रुपये का ग्राम कितना से मिलेगा, 1 ग्राम कितना मिलेगा। वही तो प्रॉब्लम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। किस तरीके से करना है भाई, क्या है 100 रुपये का कितना मिला है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बोलोगे 1000 ग्राम। तो 1 रुपये का कितना मिलेगा, तो यहाँ पर भाग करना है, तो 2 0 से 2 0, तो आप बोलोगे कि जो 1 रुपये में कितना मिला 10 ग्राम मिला, कितना मिला 10 ग्राम मिला। तो 1 रुपये का कितना मिला 10 ग्राम, तो यही तो पूछ रहा है भाई, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 ग्राम मिला। 5005 लिखा जाता है, तो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत ही सरल इसका उत्तर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उसका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा उपयोग किए जाने सकने वाले अंडों की संख्या बता दीजिए। 500 अंडे थे, उसका 3/25 भाग क्या हुआ, टूट गया। आप देखो क्या कट पिट रहा है, तो भाई कटे पिटेगा तो जरूर। 25 से कम 25, 25 दूना 50, एक 0 लग गया, 25 नहीं 60। 60 जो अंडे थे वो क्या हुए, टूटे हुए निकले। क्या टूटे हुए, तो 500 अंडों में से जब हम 60 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, आप बोलोगे 440 अंडे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार ने 200 रुपये की एक घड़ी खरीदी और उसे 40 रुपये के लाभ बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है जो हमारा क्या है, खरीदी क्रय मूल्य और प्लस लाभ को आपको क्या कर देना आपका विक्रय मूल्य कर देना। क्रय मूल्य कितना 200, 200 में जब हम 40 को जोड़ दिए तो कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो बोलोगे 240, यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें आपका कौन सा बोलोगे, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। 0.238 को भिन्न के रूप में लिखने में यानी कि रूप में है, ये कहता है भाई। तो 0 पॉइंट कितना है 238, तो अब क्या करना है, ये पॉइंट आपको बता देना है। पॉइंट के आगे कितने अंक हैं 1 2 3, तो बराबर कितने 0 लगेंगे 1 2 3। आप देखो क्या कट रहा है भाई, कट रहा है, तो भाई नहीं कट रहा है तो आपका इसमें वाला बी वाला देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल कितना मैच कर रहा है 238 और बटे में 3 0, तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दंड बार में कुल 120 लड़कों की दर्शाता है, तो दंड बार में कितने न्यूनतम, समझ लेना है बात, न्यूनतम। ये भाई न्यूनतम का अगर आप मतलब समझ गए तो ये प्रश्न बहुत ही सरल हो जाएगा। न्यूनतम का मतलब होता है छोटा या छोटी संख्या, और अधिकतम का मतलब बड़ा या बड़ी संख्या, ठीक है। तो भाई इसमें कम, जो दंड ग्राफ देखो इसका कम है ना, तो 20 वाला कम है, तो हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इसी टाइप से आपसे नवोदय विद्यालय के जो पेपर होगा ना, इसी तरीके से आपको 28 नवंबर का पेपर नज़र आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब हमारा स्टार्ट होता है भाषा परीक्षण। हर एक चीज़ को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, हर एक चीज़, ठीक है। चाहे वो मानसिक योग्यता हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपकी भाषा परीक्षण हो, तो वही तरीका। सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है।
तो भारत में खासकर गर्मियों में बड़ी गर्मी पड़ती है। यहाँ कपास उगाना और रेशम का उत्पादन क्या है, सरल है। कपास और रेशम के पतले कपड़े बनाए जा सकते हैं। लोग गर्म देशों में रहते हैं, यानी कि जो लोग जो गर्म देशों में रहते हैं वो प्राय सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े अन्य रंगों की भांति जल्दी गर्म नहीं होते हैं। साड़ियाँ भी पहनने में आरामदेह होती हैं, क्योंकि वे इनकी बदन से चिपकती नहीं हैं। हम लोग के कपड़े देखकर उनके व्यवसाय के बारे में बता सकते हैं। बावर्ची आमतौर पर सफ़ेद स्पंज पहनते हैं, जिन्हें उन्हें कपड़े गंदे होने का पता चल सके। इस कहानी में किस देश के बारे में बताया गया है, तो भाई इसमें किस में बताया गया है, भारत के बारे में बताया गया है कि भारत जो है उसमें बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम लोगों के क्या देख कर बता सकते हैं कि वे क्या करते हैं, भाई हम उनका व्यवसाय बता सकते हैं, यानी कि क्या देखकर बता सकते हैं, कपड़ा देखकर बता सकते हैं कि वो किस क्या करते हैं। ठीक है, तो आपका ए वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। साड़ियाँ भी पहनने में आरामदायक होती है क्योंकि वो चिपकती नहीं है, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। गर्म का समानार्थी है। समानार्थी का बेटा मतलब होता है कि समान अर्थ वाला, यानी कि उसका पर्यायवाची। गर्म का पर्यायवाची ऊष्मा, ऊष्मा भी तो गर्म होता है ना। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद कपड़े अन्य रंगों की भांति जल्दी क्या नहीं होते हैं, गर्म नहीं होते हैं, तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन, सी वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अनुच्छेद नंबर 2 कर लेना अच्छे तरीके से पढ़कर, और अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4 इनकी PDF में क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से नोट्स और प्रश्न को अच्छे तरीके से सोल्व और प्रैक्टिस कर पाएंगे। टेलीग्राम की ग्रुप की जो लिंक है वो हमारी टिक बॉक्स में भी पड़ी हुई है और व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए मॉडल पेपर के साथ में, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना।